चलिए तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 जो 4 पेपर्स हैं अपने, पहले उसके बारे में आपको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। हमने लास्ट टाइम बात की थी JIGL, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, और लास्ट पेपर है आपका CAFM, दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पेपर नंबर 4, प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है, उसी से पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा फ्रेश माइंड से आप पढ़ोगे तो चीजें आपको रिलेट भी होंगी। अब CAFM का जो आपका सब्जेक्ट है उसको इन्होंने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। सब्जेक्ट कैसा है पहले वो समझ लेते हैं। जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है दैट इज वर्थ 60 मार्क्स, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है दैट इज वर्थ 40 मार्क्स। 60-40 का रेशियो है, इक्वल डिवाइड नहीं किया हुआ है, तो इस तरीके से इन्होंने डिवीजन किया। अब जो फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 40 मार्क्स की इसकी वैल्यू है। सब्जेक्ट को ऐसे बोल रहे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो नो डाउट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, वो बात अंडरस्टूड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 मार्क्स के पूरे सम्स ही आने वाले हैं। अब कितनी बार ना स्टूडेंट्स का माइंडसेट अलग अलग है, कोई थियरी में थोड़ा सा अनश्योर है कि यार थियरी अपीयर करने में इशू आ रहा है, कोई बोल सा प्रैक्टिकल सम्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो सबका वो एक वीक पॉइंट और एक स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पेपर में उन्होंने बैलेंस रखा हुआ है। यहाँ पे आपको थियरी वो छोड़ दो, यहाँ ध्यान दे दो, थियरी वाला जो पार्ट है वो भी पेपर में होगा एंड प्रैक्टिकल सम्स भी रहेंगे, एंड रेशियो इज समवेयर अराउंड 40% थियरी, इतना आप एवरेज मान के चल सकते हो। स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझ के सम्स पे इतना फोकस करते हैं, थियरी पढ़ते ही नहीं। अब उसका इम्पैक्ट ये होता है कि एग्जाम में थियरी क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन आपने उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया, और उसका वेटेज अच्छा खासा है। पेपर में रियलाइज होता है कि यार अपन ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं मार्क्स चले गए। तो दोनों के ऊपर आपको पहले से फोकस करना है। अच्छा, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, लास्ट बैच तक मैं मॉड्यूल में से ही पढ़ा रहा था, अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो अच्छा है, वो ऐसे इशू नहीं है, लेकिन उसी को यूज करके मैंने इसके नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं। तो इस बार मैं आपको CAFM जो पूरा सब्जेक्ट है उसके भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा। अब जैसे जैसे चैप्टर वाइज बनते जा रहे हैं वैसे प्रोवाइड करता जाऊंगा। लास्ट में अपने क्या करेंगे, इसको स्पाइरल करा के एक पूरी बुक बनवा लेंगे। तो तब तक के लिए आपको जो ये पैम्फलेट है चैप्टर वाइज संभाल के रखना है। जैसे सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे एक साथ उसको स्पाइरल करवा लेंगे, तो अपने आप वो पूरी बुक बन जाएगी आपकी। लेकिन तब तक के लिए उसको संभाल के रखना और वो इधर उधर नहीं हो जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, वो आपको ध्यान रखना। क्लियर पॉइंट? ठीक है। चलिए, तो अब जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो एग्जैक्टली है क्या और कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आपको दिया है अभी दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये अपना चैप्टर नंबर 12 है, ये लेते हैं। ठीक है, FM वाले पोर्शन में चैप्टर नंबर 12, 11 से लेके 19 तक जो चैप्टर्स है वो FM वाले पार्ट में है, और आगे के 10 चैप्टर्स आपके अकाउंटिंग वाले पार्ट में वैसा है। 12 चैप्टर इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेसिक कैलकुलेशन पूरा इन्होंने यहाँ पे समझाया है जो आगे के चैप्टर्स में आपको काम आएगा। जैसे स्कूल में आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें उसी के बेसिस पे है, तो बहुत ज्यादा नया भी नहीं है, बेस वही रहेगा, फिर चीजें ऐड ऑन करेंगे हम। और भी टॉपिक्स जो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएंगे, वन ऑफ देम इज कैपिटल बजटिंग। चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ जनरल के क्या क्या है। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कुछ पढ़ा आपने, कहीं सुना अकाउंटिंग में? रेवेन्यू एक्सपेंस वर्सेस कैपिटल एक्सपेंस, ये तो 11th-12th में आता है, कुछ ध्यान में है क्या था? कोई मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहेगा? डेफिनेशन नहीं चाहिए, मतलब बता दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपको समझ में अपने वर्ड्स में बता दो। पता तो होगा, पढ़ा तो होगा ना 11th-12th में, बेसिक अकाउंटिंग में सब चीजें आती थी। एक्सपेंस का फिर ट्रीटमेंट कैसे होता है, बैलेंस शीट में जाएगा, P&L में जाएगा, ऐसा कुछ था? कुछ याद आ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है फिर, रेवेन्यू एक्सपेंस, करेक्ट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंस जो है उसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, ऐसे बाय डेफिनेशन ऐसा बोलते हैं। जिस खर्चे का फायदा आपको 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए मिले उसे आपको लेके जाना है बैलेंस शीट में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर आप उसको राइट ऑफ करते हो, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब चीजें होती है। लेकिन जो एक्सपेंस का बेनिफिट आपको 12 महीने से कम टाइम के लिए मिलता है उसको आप P&L में लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपका रेंटल एक्सपेंस हो गया या अदर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए, रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, क्योंकि वो बार बार खर्चा लगता रहेगा। लेकिन आपने एक बिल्डिंग खरीदी है या एक शॉप परचेज की है तो वो आप हर साल नहीं खरीदो, उसकी लाइफ होगी 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो हम उसको फिर कॉस्ट को राइट ऑफ करते जाते हैं, ये हमने देखा है। अब बिजनेस में भी हमें ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब करना है कब नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। तो एक टॉपिक उसके ऊपर आएगा। अच्छा, बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा हमारे पास होता है ऑलरेडी, घर पे ही पड़ा होता है। जरूरी है सबके पास पैसे पड़े हो कि भाई जितना बिजनेस शुरू करना है जितना पैसा चाहिए अपने पास है? मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है।
तो पैसा लाएंगे कहाँ से? अगर बिजनेस करना है तो कोई सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल है, मार्केट से कहीं से पैसा मिल सकता है। तो अलग अलग सिक्योरिटीज हम ऑफर कर सकते हैं, दैट इज इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, सब चीजें होती है। तो इनके थ्रू जब आप पैसा रेज करते हो तो इसका कुछ कॉस्ट लगता है या पैसा फ्री में मिल जाता है? जो पैसा दे रहा है वो सामने कुछ रिटर्न मांगता है क्या आपसे? होता है ना, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितनी कैपिटल आप लेके आओगे बिजनेस में उसका कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर एक जो आपका बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें बोलते हैं इक्विटी वर्सेस डेट, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में भी आप देखते हो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करना। तो ये ना एक आइडियल मिक्स आपको मेंटेन करना होता है। मैं सारा पैसा बैंक से उधार ले लूं या कुछ शेयर्स बेचूं। शेयर बेचने का मतलब है अपने बिजनेस में किसी को हिस्सेदारी या ओनरशिप देना, और डेट रेज करने का मतलब है कि ब्याज देना पड़ेगा, बाद में पैसे लौटा देंगे। तो इक्विटी और डेट दोनों में से क्या अच्छा है क्या बुरा, कितना इक्विटी होना चाहिए कितना डेट होना चाहिए, इसका एक आइडियल कैलकुलेशन नेसेसरी है। ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे, विच इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। फिर जो कंपनीज है इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो उस पर डिविडेंड देती है। डिविडेंड देना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। मैनेजमेंट की मर्जी उनको डिविडेंड देना है या नहीं देना है। अच्छा, कितना डिविडेंड देना है वो हर कंपनी का फिक्स होता है कि इतना ही डिविडेंड देना है, या प्रॉफिट्स पे डिपेंड करेगा? प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, ये सब चीजें हैं। तो इसके लिए हम टॉपिक देखेंगे दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजंस। ये भी एक चैप्टर है अपने आप में। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं। बट इन सब टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चैप्टर करवा रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशन सीखना है, और ये कैलकुलेशन आपको बाकी सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इन बिटवीन काम आएगा। सो दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम आगे पूरे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, अब चैप्टर है बड़ा प्रैक्टिकल सा। जो मैंने आपको पैम्फलेट दिया ना उसमें आपको जितना लिखा हुआ मिलेगा ना उससे ज्यादा खाली पेजेस मिलेंगे। थोड़ा आप घुमा के देख रहे थे तो ब्लैंक पेजेस ज्यादा है। आप सोचे क्या हो गया, मिस प्रिंट है या सर कुछ लिखना भूल गए या क्या हो गया? कुछ पानी वानी चाहिए है? ठीक है। तो जो कंटेंट है यहाँ पे वो ना थियरी से ज्यादा उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट ही समझाने। मैंने क्या किया, पेजेस ब्लैंक रखे, तो आपको जो भी नोट्स बनाने, फॉर्मूला लिखवाने, तो वो सारा आप उसी में कर सकते हो ताकि चीजें साथ में रहेंगी और बाद में जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करना होगा तो आपके लिए इजी रहेगा वैसे। चलिए तो टॉपिक पे आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब एग्जैक्टली ये है क्या? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देना, सोच लो पहले 2 मिनट। पैसों की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है या कम होती है? सोच के बताना, रीजन देना पड़ेगा आपको। वॉट एवर योर आंसर इज, आपको साथ में रीजनिंग देना पड़ेगा। पैसों की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है कम होती है? जो भी आपका आंसर है विथ रीजन बताओ, जो आपका लॉजिक लगता हो। 2 अप्रोचेज हो सकती है इसमें, तो इसको जो अप्रोच दिमाग में आ रही है वो बता सकता है। सही गलत चलेगा, वो मैटर नहीं करता, तो एंड में तुम्हें बता ही दूंगा क्या है, बट आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। बोलो, किसी के माइंड में कुछ आंसर फाइनल हुआ? पैसों की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है कम होती है? हाँ साक्षी, नहीं कुछ तो बोलो, बढ़ती है कम होती है कुछ तो होता है या उतनी रहती है? तीसरा ऑप्शन या नन ऑफ द अबव? हाँ बढ़ती है। हाँ तो सिचुएशन के हिसाब से बता दूँ कौन सी सिचुएशन में बढ़ती है कौन से में कम होती है। बोले सर खर्चा कर दो तो कम हो जाती है, इन्वेस्ट करो तो बढ़ जाती है, वो तो आपका बैंक बैलेंस हो गया। ठीक है, हाँ पैसों की वैल्यू बोलो टाइम के साथ बढ़ती है, इन्फ्लेशन में कम हो जाती है। हाँ अगर इन्फ्लेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू आप लेते हो तो फिर पैसों की वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। और कोई अप्रोच किसी का बोल रहे थे बढ़ जाती है, 2-4 लोगों ने बोला बढ़ती है, तो उसका क्या लॉजिक है? हाँ लगाओ लॉजिक तो लगाओ, कुछ तो सोच के आया होगा ना दिमाग में कि ऐसा होता है इसलिए लग रहा है कि बढ़ती है। बोलो, है कोई रीजन क्यों ऐसा लग रहा है कि बढ़ती है या फिर कम होती है? वो सही है। अब दोनों में से सही क्या है गलत क्या है उस पर आना पड़ेगा। तो देखो 2 अप्रोच है। एक तो है कि भाई पैसों की वैल्यू बढ़ती है, अगर आपने बोला तो आपके माइंड में ऐसा होगा कि आज मैंने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, तो 1 साल के बाद वो 1,20,000 हो गया, तो पैसों की वैल्यू बढ़ गई। एक वो अप्रोच है। एक आपने बोला इन्फ्लेशन वाली अप्रोच है। अब यहाँ पे जो सही अप्रोच है वो इन्फ्लेशन वाली है एक्चुअली, बिकॉज पैसों की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। बोले सर ऐसा कैसे? तो उसका एक लॉजिकल आप ये चीज समझो। इन्फ्लेशन जो आपने बोला उसका मतलब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं,
कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, पेट्रोल का एग्जांपल ले लो। आज पेट्रोल का रेट नियरली 100 रुपीज के आसपास है, 95 टू 100 के बीच में है। 10 साल पहले भी इतना ही था, मोदी जी आए थे तब। उस अभी आजकल इंस्टाग्राम पे वो इंटरव्यू चलते हैं, बोले पीएम मोदी को एक ही इंसान हरा सकता है, सीएम मोदी। ठीक है, वो चल रहा है, उनके पुराने इंटरव्यू चला रहे, उन्होंने जो बोला था उसका उल्टा ही पड़ गया सारा आज। ठीक है, तो वो सब चीजें डिबेट चलती रहती है। तो जब वो पीएम नहीं बने थे तब पेट्रोल का रेट जो था वो शायद 80 रुपीज से कम था। रैंडमली हमने कुछ भी मान लेते, 80 रुपए मान लो, आज 100 रुपए ऐसा मान लेते। ठीक है, तो 80 रुपीज का पेट्रोल 100 रुपीज का हो गया। तो इतने साल में वैल्यू पेट्रोल की बढ़ी या करेंसी की बढ़ी? वैल्यू किस चीज की बढ़ी इसमें? पहले 1 लीटर पेट्रोल 80 रुपए का था, अब 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का हो गया। तो दो चीजें, रुपए और पेट्रोल, दोनों में से किसकी कीमत बढ़ी, वैल्यू किसकी बढ़ी? पेट्रोल की। ये पेट्रोल महंगा हो गया ना, पैसे थोड़ी महंगे हो गए, 80 रुपए और 100 रुपए बन गए। अब वही 1 लीटर पेट्रोल जिसके लिए पहले 80 रुपए देने पड़ते थे और मिल जाता था, अब उसी 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो कीमत तो पेट्रोल की बढ़ी ना। तो जो इन्फ्लेशन है उसमें वही हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर गेटिंग कॉस्टलियर, बट व्हाट यू पे इन रिटर्न द करेंसी इज गेटिंग चीपर। तो टाइम के साथ साथ पैसों की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अब बोला 1 साल, या सपोज ऐसा है कि 10 साल पहले आपके पास 50,000 रुपए थे, तो आप सोचो 10 साल पहले उन 50,000 रुपयों में आप क्या क्या खरीद सकते थे। आज उन्हीं 50,000 रुपयों में कुछ मिलेगा आपको? आपने लॉकर में बंद करके रखे थे 50,000 रुपये, 10 साल बाद निकाले, पैसों की वैल्यू भी कम हो गई। 50,000 में तब जो चीजें मिल जाती थी आज वो नहीं मिलती होंगी। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को शायद बात करते हुए सुना होगा, कभी पैसों की बात निकलती ना, इनकम की, सैलरी की। अच्छा, उनका जो, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एज है, उनके सामने आप बहुत बड़ा खर्चा की बात कर दो ना, बड़े पैसों की, तो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, बोले इतना महंगा हो गया, हमारे टाइम पे तो ये होता था, हमारे टाइम में वो स्टैंडर्ड है वो निकल ही जाता है। अच्छा, वो उनकी गलती नहीं, अपने लगता है जब देखो ये ऑस्ट्रेलिया में जी रहे होते हैं कि 50 साल पहले क्या था, पर उनके एरा में जब उन्होंने चीजें सीखी थी, आपकी एज में थे, तब हर चीज के दाम अलग थे ना। आज आपके लिए 100 रुपए कुछ भी नहीं होंगे शायद, लेकिन उनके लिए 100 रुपए मतलब उनकी पूरी महीने की कमाई थी। बोलते हमारा तो 100 रुपए में घर चल जाता था, ऐसा स्टेटमेंट आता है। अपने सोचते हैं 100 रुपए में तो आज अपन ओला करके घर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, 100 रुपए में घर चल जाता था। बोले हाँ इतना ही था, मेरी तो सैलरी इतनी थी, राशन के दाम इतने थे, आटा इतने का था, चावल इतने का था। तो टाइम के साथ साथ इन सभी चीजों की, आज भी 1 किलो आटा था तो भी 1 किलो ही था, क्वांटिटी उतनी थी, लेकिन तब जो रेट था और आज जो प्राइस है उसमें कितना फर्क आ गया। तो टाइम के साथ साथ ना पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है। अब ये टेंशन वाली बात नहीं, मतलब आज आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, आपने सोचा यार कुछ रिस्क नहीं लेना है, 1 लाख रुपए सीधा सीधा घर के लॉकर में रख देते हैं, बट 5 साल के बाद वही 1 लाख रुपए की वैल्यू ही नहीं रहेगी। उस 1 लाख में उतना सामान आएगा नहीं जितना आ जा रहा है। तो अब इस चीज से कोप अप करने के लिए करे क्या? कोई रास्ता है इससे बचने का? क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो लोग इन्वेस्टमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, वैसे तो भागना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स करने का रीजन यही है, टू बीट इन्फ्लेशन। कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए या उसके साथ चलने के लिए हमें भी अपने पैसों की वैल्यू को बढ़ाते जाना पड़ेगा, ताकि जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना हमारा जो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है वो बढ़े। इस चक्कर में लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास ऑप्शन या सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? कोई ऑप्शन बता दो, पैसे लगाने कहाँ लगाओगे? हाँ, SIP, म्यूचुअल फंड्स एक ऑप्शन है, इक्विटी शेयर्स, और कुछ? और क्या ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस? ये तो बड़ा सिंपल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, और कोई एसेट जहाँ पैसे लगा सकते हो। पैसा आपके पास कितना भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई थोड़े से ही पैसे, कम है ज्यादा है, इन्वेस्ट करना हो तो और ऑप्शंस क्या है बोलो? और कोई ऑप्शंस? गोल्ड सिल्वर अभी देखा दिवाली के टाइम पे क्या रेट चल रहा था, हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे थे। गोल्ड महंगा होता जा रहा है, सिल्वर महंगा हो गया, सबका ध्यान गोल्ड पे था, सिल्वर आगे निकल गया, पता ही नहीं चला। 2 लाख रुपए किलो चांदी, फिर वहां से गिरा भी, धनतेरस के बाद फिर वापस रेट कम होने स्टार्ट हो गए थे, थोड़ा हाइप भी था। और ये सब डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी है। सुबह उठ के क्या मूड है उसका, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा दुनिया को टेंशन क्या दे दिया, गोल्ड सिल्वर महंगा हो गया। अब सिल्वर के पीछे लोग इतना अचानक से क्यों भागने लगे? ये टाइम था 2-4 साल पहले, 5 साल पहले, चांदी के सिक्कों की कोई वैल्यू नहीं थी, घर में पड़े होते थे, खेल रहे होते थे, बोले चांदी है क्या है, खेलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग ऐसे एक दूसरे को चांदी के सिक्के बांट रहे हैं, इतनी वैल्यू नहीं है। अचानक से क्या हो गया कि चांदी इतनी महंगी हो गई? कहीं कुछ पढ़ा आपने सोशल मीडिया में, न्यूज पे? रीजन क्या है? हाँ एग्जैक्टली, ईवी वाला जो सेगमेंट है ना, ठीक है, सोलर एनर्जी और ईवी व्हीकल्स और ईवी व्हीकल की बैटरी, उस सब में ना जो पार्ट्स यूज होते हैं ना, उसमें सिल्वर का यूज होता है। तो अब ऐसा हो गया है कि लोग पेट्रोल गाड़ी से ईवी गाड़ी पे शिफ्ट हो रहे हैं,
ईवी टू व्हीलर पे आ रहे, सोलर पैनल घर पे लगा रहे हैं, तो क्योंकि उसके अंदर चांदी ज्यादा यूज होती है तो उसकी डिमांड बढ़ गई है। अब जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसका प्राइस बढ़ेगा, तो लोगों ने चांदी में इन्वेस्ट करना ये सोच के शुरू किया है कि चांदी एक दिन बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न देगी। अब इस चक्कर में इतना ये ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गया है, सबको पता चल गया अच्छा चांदी ईवी बैटरी में यूज होती है, फटाफट खरीद लेता हूँ। तो डिमांड इतनी बढ़ गई है ना कि प्राइस कुछ अननेसेसरी रेट पे बढ़े जा रहा है। अब ये जो सप्लायर्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि ये कोई बहुत जेन्युइन प्राइस राइज नहीं है, ये थोड़ा हाइप्ड है, तो ये कहीं ना कहीं फिर बाद में नीचे भी आएगा। वो 2,05,000 रुपये टच हुआ, फिर वापस 1,60,000 पे आ गया, एक हफ्ते के गैप में गिरा भी एकदम से था, ठीक है। ओवर हाइप्ड है तो बबल्ड है, कभी ना कभी वो नॉर्मल रेट पे आने ही वाला है, ये चीजें हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन ढूंढते हैं तो गोल्ड सिल्वर अच्छा ऑप्शन है, डायमंड भी एक टाइम पे अच्छा ऑप्शन था, अब डायमंड में बैंड बच गई, लैब ग्रोन डायमंड, मतलब लोग घर में बना रहे डायमंड, बोले क्या जरूरत है, वो केनिया जाओ, जिम्बाब्वे जाओ, अफ्रीका जाओ, माइनिंग करो इतना, उसमें से निकालो, घर पे बना लो। तो लैब ग्रोन डायमंड जो है वो लोगों ने घर पे मशीन लगा ली है, अपने आप बना बना के बेच रहे हैं, तो वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि डिमांड सप्लाई में सप्लाई जो है ज्यादा हो गया, अब जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। अच्छा, ये फैक्ट बात ये है, डायमंड की अवेलेबिलिटी एज अ नेचुरल रिसोर्स अर्थ के क्रस्ट में गोल्ड से भी ज्यादा है, ये शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता है। डायमंड की स्केर्सिटी क्रिएट की गई है, आर्टिफिशियल है, एक्चुअल नहीं है। इसलिए बहुत लोग जो पुराने जमाने से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, आप उनको कितना भी बोल लो वो गोल्ड ही खरीदेंगे, डायमंड नहीं खरीदेंगे। मे भी आपने कभी किसी से बात की हो, सुना हो, तो काफी सारे लोग बोले नहीं नहीं हम डायमंड में पैसे नहीं लगाते, जबकि डायमंड महंगा है। लेकिन दे नो कि डायमंड की स्केर्सिटी क्रिएट की गई है, एक्चुअल स्केर्सिटी है नहीं, वो जमीन में से निकालते ही उतना है कि हमेशा कम रहे, और उसकी वैल्यू आपके माइंड में है, रियल में नहीं है। लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं है, इसलिए समझदार लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते आए हैं, डायमंड में इन्वेस्ट करते नहीं आए, और अब तो लैब ग्रोन आने के बाद हालत और खराब हो गई। तो अलग अलग जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन है, रियल एस्टेट में लगा सकते हो पैसा, प्रॉपर्टी में, फिर एक आता है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, उसमें भी लोग खेल रहे हैं क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है क्या होगा। बिटकॉइन की वैल्यू एक दिन में 25% 30% ऊपर नीचे हो जाती है, तो यू नेवर नो, आपने खरीदा और 40% गिर गया, बोले यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, शेयर में पैसे लगाता हूँ भाव गिर जाता है, गोल्ड में पैसे लगाता हूँ भाव गिर जाता है, बिटकॉइन में लगाता हूँ भाव गिर जाता है। तो लगता है भाई तू जब जब लगाए पैसे हमें बता दिया कर, हमें समझ आ जाएगी भाव गिरने वाला है, तो तू लगाएगा, उसके अगले दिन हम खरीदेंगे, तब तक रुक जाएंगे, ठीक है। मार्केट में ऐसा होता है, जिसको पूछो ना यार मैं जैसे शेयर खरीदता हूँ ना रेट गिर जाता है, और बोले मैं जिस दिन खरीदता हूँ ना उल्टा ही होता है, बेचूंगा तो भाव बढ़ जाएगा, खरीदूंगा तो गिर जाएगा, बोले समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो हर कोई अनलकी है मार्केट में, यूजुअली ऐसा होता है। ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आप इवेल्युएट करते रहते हो, कुछ नहीं समझ आए तो बैंक में एफडी करवा दो, जो बरसों सिस्टम चल रहा है वो। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना, इसको हमें बीट करना है। अच्छा, इन्फ्लेशन का रेट इंडिया में ऑन एन एवरेज कितना है पर एनम, कहीं कुछ पढ़ा आपने? अभी डब्ल्यूटी में डेटा में आया हो, इकोनॉमिक्स में कहीं पढ़ा हो, करंट अफेयर्स में है, कुछ रेंज ध्यान में है, कितने परसेंट इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज इंडिया में है? आया होगा ना करंट अफेयर्स में, है कुछ रेंज ध्यान है? कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, तो वेरिएबल होता है, बट किस रेंज में रहता है? 5% है, 10% है, 15%, ऐसी कोई रेंज है, इसके आसपास रहता है, सुना है कुछ आपने? नियर अबाउट आप बोल सकते हो 6 to 7%, ये एवरेज रेंज है। अब गवर्नमेंट डेटा को मैनिपुलेट करके हर महीने ले आती है, महंगाई कम हो गई, क्यों? बोले इन्फ्लेशन का डेटा आ गया 4.5% पे, पिछले महीने था 6%। उसके बहुत फैक्टर्स होते हैं, तो वो रियल नहीं है। आप जब सामान खरीदने दुकान पे जाते हो पिछले महीने के मुकाबले इस महीने, फिर जब देखते हो अरे ये इतना महंगा हो गया, तो इन्फ्लेशन वहां से समझ में आता है। बाकी क्या ऑन पेपर जो दिखता है वो अपनी जगह, बट 7% इन्फ्लेशन आप एक बार अज्यूम कर सकते हो, 6 to 7% की रेंज है। अब अगर हर साल चीजें 7% से महंगी हो रही है, ठीक है, ये इन्फ्लेशन का रेट है, और आप चाहते हो कि आपकी वेल्थ क्रिएट हो, तो पता है मिनिमम आपको 7% रिटर्न तो कमाना ही पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? आप जहां भी पैसा लगा लो, गोल्ड में लगाओ, प्रॉपर्टी में लगाओ, सिल्वर में लगाओ, बिटकॉइन, डायमंड, शेयर, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, व्हाटएवर इट इज, आपने किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा दिया और बॉन्ड आपको ऑफर कर रहा है 6.5% रिटर्न, कोई फायदा ही नहीं है। देखो 7% से तो महंगाई बढ़ रही है, मतलब जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी, एक साल के बाद कितने की हो जाएगी? 107। अच्छा, उसी टाइम पे आपने 100 रुपए बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए, एक साल के बाद वो हो जाएंगे 106.5। तो जो चीज आज आपको 100 रुपए मिल रही थी, अगले साल जब 107 में मिलेगी, आपके पास तो 106 रुपए 50 पैसे। जब उन्हीं पैसों से आप ये चीज खरीदने जाओगे तो आपको 50 पैसा शॉर्ट पड़ जाएगा। समझ आ रहा है?
अब ये 50 पैसा आपको अपने करंट इनकम में से निकाल के देना पड़ेगा। ऐसे ही चलता रहा तो आपकी वेल्थ कभी क्रिएट ही नहीं होने वाली, उल्टा खत्म हो रही है। बात समझ आ रही? तो लोग जो हायर इंटरेस्ट रेट और हायर रिटर्न के पीछे भागते हैं ना, यार इसमें तो 12% मिलता है, म्यूचुअल फंड में तो वो एजेंट बोल रहा था 12% तो गारंटी है, पिछले साल का चार्ट दिखा रहा था, बोले 15% निकला है। उस चक्कर में लोग क्यों भाग रहे हैं इतना? बिकॉज दे नो कि हमें ना इसको बीट करना है, जो भी रिटर्न हमें जनरेट करना है वो 7% से प्लस होगा तभी तो कुछ बचेगा। अब मान लो आपने किसी शेयर में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, एसआईपी जैसे आपने बोला, एसआईपी में आपको नेट रिटर्न मिला 11%, अज्यूम कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपका एक्चुअल जो रिटर्न है वो कितना है पता है? सिर्फ 4%। तो वेल्थ क्रिएशन या जो वैल्यू एडिशन हुआ आपकी वेल्थ में, वो कितना हुआ? सिर्फ 4%। क्यों? क्योंकि 100 रुपए आपने लगाए थे ना, एक साल के बाद वो हो कितने गए? 111। तो सामने जो चीज 100 रुपए की थी वो कितने की हो गई? 107। अब इन्हीं पैसों में से आप वो सेम गुड्स खरीदने जाओगे तो बचेगा कितना घर में? 4 रुपए। ये 4 रुपए आपके हैं, ये आपकी वेल्थ है। तो वेल्थ क्रिएशन जो हो रहा है ना नेट, वो इतना ही हो रहा है। तो अगर आपको 11% रिटर्न मिल रहा है किसी सिक्योरिटी पे, इन्वेस्टमेंट पे, तो यू आर नॉट टेकिंग होम 11%। उसमें से इन्फ्लेशन काट के जो आपके पास बचा ना, वो आपका नेट रिटर्न है। ये बात समझ आ रही? तो लोग इन्वेस्टमेंट करते टाइम, स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये डेटा देखते हैं। काफी लोग एफडी में पैसे नहीं रखते, बोले एफडी में इन्वेस्ट नहीं करते हम, तो इसमें तो वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, क्रिएट नहीं होती। अब पहले बात ही नहीं समझ आती, बोले वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है क्यों भाई? एफडी वाला दे रहा है ना 6%, 7%, 7.5% ब्याज दे रहा है, आप बोल रहे हो वेल्थ क्रिएट नहीं होती। वो इसको देख के बोल रहे हैं कि जब महंगाई ही 7% पे बढ़ रही है तो मैं 7% पे पैसे लगा के कर क्या रहा हूँ? 107 का 107 हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। तो मैं 7% से ज्यादा रिटर्न कमाने जाऊंगा तो डिफरेंस जो बचेगा वो घर में आएगा, अदरवाइज तो फिर यही होता रहेगा। बात समझ आ रही है? तो इन्वेस्टमेंट्स करने का जो रीजन है वो है इन्फ्लेशन को बीट करना। क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई कंफ्यूजन समझ आ रहा है? अब देखो ये सब बेसिक चीजें थी, अब हम कैलकुलेशन पे चलते हैं। आपको ये समझ आ गया कि भाई इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, उस पर रिटर्न जनरेट करना जरूरी है, तभी हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो टॉपिक का नाम है वो इसी बेसिस पे है। पैसों की वैल्यू समय के साथ बदलती है, जैसा अपन ने डिस्कस किया। इसी चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज आप मुझसे 1 लाख रुपए उधार ले जाओ, बोले सर पैसों की जरूरत है, हाँ कोई बात नहीं ले जाओ, वापस कब करोगे? सर 3 साल में रिटर्न कर देंगे। 3 साल बाद आके आपने मुझे 1 लाख रुपए वापस कर दिए, तो मैं 1 लाख के सामने 1 लाख एक्सेप्ट कर लूं? बोले ठीक है यार। बोले सर पूरे पैसे वापस तो दे रहे हैं। बोला भाई 3 साल पहले 1 लाख रुपए की वैल्यू अलग थी, आज 1 लाख रुपए की वैल्यू अलग है। 3 साल में इस पर कुछ रिटर्न तो जनरेट होना चाहिए, महंगाई भी तो बढ़ गई है, अपने ऐसी बात करते हैं। तो वहां पे मैं आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मांगूंगा, तो दैट इज टू कोप अप विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इसके कैलकुलेशंस हमें यहाँ पे देखना है। अब इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक एक करके उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब ये आपने वैसे स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता बहुत ज्यादा कि आपको याद होगा, बट स्टिल बता रहा हूँ, आपने पढ़ा तो हुआ है। फिर एक और टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी नाम सुना होगा, फॉर्मूला पे भी नहीं जाएंगे। इसके बाद है एन्युटी। नेक्स्ट इज फ्यूचर वैल्यू एंड द लास्ट पार्ट प्रेजेंट वैल्यू। ये 5 टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। एक एक करके स्टार्ट करेंगे, आराम से कैलकुलेशन करते जाएंगे, साथ में एग्जांपल्स भी देख लेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। आप कुछ इसके बारे में बताना चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, व्हाटएवर जो भी आपको पता हो। हाँ बोलो। सही है। और इंटरेस्ट जो मिलता है वो किस अमाउंट पे मिलता है? जो स्टार्टिंग में दिया प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो जो टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक अमाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया। फिर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको आर से डिनोट करते हैं, कितने टाइम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो एन बोलेंगे या फिर टी बोलेंगे, ठीक है वैसा है। अब सिंपल इंटरेस्ट ये नाम क्यों आया, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एग्जैक्टली? आपको जो भी रेट ऑफ रिटर्न या जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो एवरी ईयर प्रिंसिपल अमाउंट पे मिल रहा है। ये सिंपल स्टोरी है। तो हर साल ब्याज का अमाउंट सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, इसलिए उसको सिंपल बोलते हैं। कि कैलकुलेट आपको एक ही बार करना है, वैसा है। अगर मान लो आपने पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज, कैलकुलेशन देखते जाते हैं साथ में। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कोट किया बैंक ने 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट,
ड्यूरेशन बोलो कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे, 5 साल के लिए करेंगे। समझ आ रहा है? अब इसमें आपको एनुअली जो इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। 1 लाख रुपए पे 10% कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया। तो एक साल का जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है दैट इज 10,000। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए किया है तो सिंपली इंटू 5, 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 50,000। बात समझ आ रही? हर साल का ब्याज सेम रहेगा बिकॉज एवरी ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, इसलिए सिंपल है। अब इसको ना स्कूल में वो फॉर्मूला के हिसाब से पढ़ते थे अपन, कुछ फॉर्मूला याद है ये सब देख के? P into rate into time upon 100. ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा, PRN/100 या PRT/100। तो फॉर्मूला देख के याद आ रहा होगा कि यार ये तो बचपन में प्राइमरी में पढ़ा था स्कूल में, तो पढ़ाया तो था, ऐसा नहीं है। अब मैथ्स में आता था ना, मैथ्स से वैसे दोस्ती हो ही नहीं पाई अपनी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। सिंपल इंटरेस्ट इज PRT या PRN/100 और उसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। हमने ये जो गिना ना, ये फॉर्मूला वही कर रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा है। देख लो, 1 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो परसेंट है ना, इसी वजह से नीचे 100 आ रहा है, और ड्यूरेशन आपका 5 साल का। आप गिन लो डायरेक्टली, 50,000 रुपीज आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। वैसा है। तो पहला टॉपिक है अपना सिंपल इंटरेस्ट, मैंने टाइटल रखा हुआ है वहां पे, उसमें आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। आपको PRT लिखना है, PRN लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही है। ड्यूरेशन को या तो नंबर ऑफ ईयर्स बोलते हैं या टाइम के हिसाब से T बोलते हैं, आपकी चॉइस है कि आपको उसमें से क्या कन्वीनियंट लग रहा है। अब थोड़ा आप लिखते जाना, फॉर्मूला लिख लो और एक ही एग्जांपल भी लिख लो। कुछ भी नहीं क्लियर हो तो तुरंत साथ में पूछ लेना, एग्जाम्पल सामने है तो समझाना भी इजी रहेगा मेरे लिए। ठीक है, बात समझ आई? अब ये तो ओरली हो जाता है ना, 1 साल का ब्याज समझ आ गया, जितने साल के लिए इन्वेस्ट करो मल्टीप्लाई, इसलिए वो सिंपल इंटरेस्ट है। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ये नोट कर लिया आपने? ठीक। अब ये डिफरेंट कैसे है सिंपल इंटरेस्ट से वो समझना है। जैसे सेम एग्जांपल रखते हैं, मैं नंबर्स को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइव ईयर्स के बदले 3 ईयर्स कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे ना, जैसे फर्स्ट ईयर का अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर में आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ या कंपाउंड इंटरेस्ट, आंसर सेम ही आना है, बिकॉज कंपाउंडिंग सेकेंड ईयर से शुरू होगा, दैट इज इम्प्लाइड। फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट जो है वो सेम 10,000 रुपए ही रहेगा, 1 लाख रुपए पे 10%, जैसा पीछे अपन गिन रहे थे वैसे ही। लेकिन सेकेंड ईयर से जो है वो डिफरेंस क्रिएट होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सेकेंड ईयर में आपको जो ब्याज मिलेगा वो सिर्फ इस प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ इस पे भी मिलेगा, मतलब फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी मिलेगा। वहां से चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, वैसा है। तो सेकेंड ईयर का जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 1,10,000 और ये कितना हो जाएगा, 11,000। बात समझ आई? अब इसमें इस 11,000 में 10,000 वो है जो आपको प्रिंसिपल पोर्शन पे मिला और 1,000 वो है जो आपको इंटरेस्ट पोर्शन पे मिला। इस 1 लाख का 10% 10,000 ये रहा, वो तो है ही, लेकिन इस 10,000 पे भी 10% मिला, वो कितना हो गया, 1,000 रुपये, वो ये रहा। बात समझ आ गई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देता है।
फर्स्ट ईयर में आपने जो ब्याज कमाया उस पे आपको सेकेंड ईयर में ब्याज मिला, तो रिटर्न बढ़ गया आपका। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट मल्टीप्लाई होता जाता है और लेटर ईयर्स में आपको ये बहुत ज़्यादा हैवी रिटर्न देता है। वो मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन बता भी दूंगा, हम एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे, ऑनलाइन कैलकुलेट करके भी देख लेंगे। ये बात समझ आई? सेकेंड ईयर में क्या हुआ पता चला, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। अच्छा, थर्ड ईयर पे चलते हैं ना, 3 साल का डेटा था। थर्ड ईयर में क्या सिचुएशन होगी? अब देखो, फर्स्ट ईयर में आपने 1 लाख लगाए थे, 10,000 आपको ब्याज मिला था, आपका टोटल अमाउंट बन गया था 1,10,000। 1,10,000 पे आपको 10% ब्याज फिर से मिला, इंटरेस्ट कितना आया? 11,000। अब आपका टोटल अमाउंट कितना बन गया? 1,21,000। समझ आया? तो थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इस पे मिलेगा 10%। ठीक है, एंड दैट विल बी 12,100। समझ आया? अब ये जो 12,100 है, इसको भी आपको बाइफरकेट करना है, आप कर सकते हो। 1 लाख का प्रिंसिपल था अपना ओरिजिनल, उस पर 10% मतलब 10,000। पहले साल में आपको ब्याज कितना मिला था? 10,000, उस पर भी 10% मतलब कितना हो गया? 1,100। अच्छा, सेकेंड ईयर में आपको ब्याज कितना मिला? 11,000। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, उस पर भी 10%, कितना हो जाएगा? मैंने यहाँ गलत गिना, सॉरी, 1,000 था। यहाँ 1,000 था। पहले साल के ब्याज के ऊपर 10% मतलब 1,000, और यहाँ पे 11,000 पे 10% मतलब 1,100। ये तीसरा वाला, तीनों को मिला लो 12,100 बन जाएगा। मैं सिर्फ बाइफरकेशन बता रहा हूँ कि अमाउंट आ कहाँ से रहे, हमें याद नहीं करनी है, सब चीजें समझनी है, बस समझ आ गई फिर प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो हो क्या रहा है पता चल रहा है? हर साल आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। इसमें ना फॉर्मूला में ऐसा लिखते थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पहले साल में आपने 1 लाख रुपए लगाए, एंड में आपको 10,000 रुपये ब्याज मिला, अब आपका अमाउंट बन गया 1,10,000। अब सेकेंड ईयर में इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसी चीजें प्रेजेंट की जाती थी। समझ आ रहा है? अब ये मैन्युअल कैलकुलेशन है कि एक्चुअली में गिनती होती कैसे, कंपाउंडिंग वर्क कैसे करता है। अब ये आपको एग्जाम में अगर गिनना हो कहीं पे, तो अब थोड़ी 3 साल का अलग अलग कैलकुलेट करो, 10 साल का पूछा होता तो गिनते ही रह जाते। अब इसी चीज को सम अप करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला बनाया है, जिससे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। वो फॉर्मूला कैसे वर्क करता है वो देख लो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा है, ये भी स्कूल में देखा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट वाला अपने को सबको याद होता है, कंपाउंड वाला याद नहीं रहता है, बट ये फॉर्मूला है जो आपके स्कूल में आता था, एंड दिस इज रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज अमाउंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है। दिस इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, डायरेक्ट टोटल वैल्यू आ जाती है वैसा है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हम करेंगे वो थोड़ा समझ लो आप। ये जो R/100 है ना, इसको बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको इन्होंने एक छोटा सिंबल दे दिया स्मॉल आई, तो फॉर्मूला जो है वो रिवाइज हो गया, प्रेजेंटेशन चेंज हो गया। बात समझ आई? ये इस चैप्टर का बेस है, ये फॉर्मूला आगे पूरे चैप्टर में इसी के ऊपर काम होने वाला है। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एन्यूटी जो भी हम गिनेंगे ना, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होगा, और जो फॉर्मूला बनेंगे वो भी इसके बेस पे बनेंगे। तो इसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि एग्जैक्टली है क्या और कैसे वर्क कर रहा है, और कैलकुलेशन कैसे इसमें होगी। बात समझ आ रही? अब जो पीछे अपन ने डेटा गिना ना, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपए का 10% का इंटरेस्ट है, और 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, सेम चीज इस फॉर्मूला से गिन के टैली करते हैं, आंसर सेम आता है या अलग आता है? देखो टैली हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट का रेट 10%, 10/100, और ड्यूरेशन कितना? 3 साल का। यही है ना, सारा डेटा पुट करेंगे तो कुछ ऐसे ही दिखेगा। ये जो R/100 है, यहाँ हो जाएगा 10/100, और आई की वैल्यू हो जाएगी 0.1। दिस इज योर आई। समझ आ गया? तो परसेंटेज 10% बोलो या आई की वैल्यू 0.1 बोलो, बात एक ही, कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है, आपके सामने ही है पूरा। अब इसको कैलकुलेट करके मुझे फाइनल वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। आप ट्राई करो क्या वैल्यू आती है, फिर उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है बताता हूँ, कैलकुलेट करके देखूंगा।
बोलो सॉल्व किया आपने, आंसर क्या आ रहा है फाइनली? 133 100। और किसी का कोई आंसर? सबका ये आ रहा है, कुछ तो आंसर आना भी चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि सबका आ रहा है तो हम बैठे हैं देखते हैं क्या सही होगा सर बता देंगे, ऐसा नहीं। हम ही सॉल्व करते रहेंगे, आप नहीं करोगे वो नहीं चलेगा। सबका आंसर आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है तो बता सकते हो। 1 लाख 100? नहीं नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ होगी। 100 रुपये का ब्याज तो होगा नहीं, पहले 10,000 का ब्याज तो मिल रहा था पहले साल में। और कोई आंसर? ये आ रहा है 1,33,100। एक्चुअली ये करेक्ट है वैल्यू 1,33,100। कोई बात नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, मैं वो गिनवा देता हूँ कि आपको इसको कैसे अप्रोच करना है। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा गिनने के लिए, और यहाँ पे आपका कैलकुलेटर का यूज आएगा। और कैलकुलेटर पे थोड़ा सा ट्रिक्स भी होती है जो इस चैप्टर में काम आती है, जो आपको ध्यान रहनी चाहिए, तो उसी के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। देखो ये वाले पार्ट पे फोकस करना। 10/100 कितना हो जाएगा? 0.1। 0.1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1.1। पावर में कितना है? 3। तो पहले आपको ये फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। अब ये 1.1 रेज टू 3 जो है, वैसे आप मैन्युअली करोगे तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 ऐसे ही होगा। कितना फैक्टर आ रहा है मल्टीप्लाई करके देखो, ये आएगा 1.331, ऐसा कुछ आ रहा है। ये फैक्टर आपका आना चाहिए। तो पहला तो यही स्टेप है, अगर ये करेक्ट होगा तो आगे बात होगी। अब ये जो 1.1 इंटू 1.1 हम करते हैं ना, यहाँ तो चलो मैंने 3 इयर्स का डेटा रखा है, ये 3 के बदले अगर 10 इयर्स या 15 इयर्स या 20 इयर्स होता तो आप 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 5 साल के बाद आप सोचते छोड़ो जाने दो, नहीं चाहिए ब्याज, चलेगा, कौन मेहनत करेगा। ये तो अच्छा भूल भी जाते हैं 6 बार हुआ कि 5 बार हुआ, फिर 0 करके वापस ट्राई कर रहे हैं। बोले 3 बार तो ऐसे ही गिन चुके, फिर भी आंसर गलत आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो नंबर ऑफ इयर्स बढ़ जाते हैं। अब इसको शॉर्ट में गिनने के लिए कैलकुलेटर पे हम थोड़ा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं, जो उसके स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो आप समझो। आप कैलसी पे ले लो 1.1, मैं बोल रहा हूँ करते जाओ, तो आपका आंसर क्या आ रहा है पता चलेगा। पूरा 0 कर दो कैलसी, फिर है 1.1। अब आपको करना है इनटू एंड देन इक्वल टू, किया? आंसर कुछ ऐसा आ रहा होगा, ये स्क्वेयरिंग हुआ। इनटू इक्वल टू हम जब भी करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे नंबर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, इनटू 2 नहीं, स्क्वेयरिंग, ठीक है। तो ये हो गया 1.1 इंटू 1.1। अच्छा अब फिर से अगर आप इनटू इक्वल टू करोगे, ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे इनटू इक्वल टू करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 1.21 इंटू 1.21, ठीक है। लेकिन अगर आपको पावर 3 चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे चाहिए था पावर 3, 1.1 रेज टू 3, तो उसमें आपको इनटू इक्वल टू नहीं करना है, उसमें आपको सिर्फ इक्वल टू करना है। चेंज कर रहा हूं, आपको यहाँ पे करना है सिर्फ इक्वल टू, एक बार इक्वल टू आप करके देख लो, आंसर आएगा 1.331। बोलो आ रहा है? ठीक है। अब ट्रिक क्या है वो समझो, जो भी नंबर है आपको उसका कोई पावर चाहिए, मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, ये पार्ट समझा देता हूँ। 1.1 रेज टू 10 चाहिए आपको सपोज, तो आपको करना क्या है, 1.1 लेना है स्क्रीन पे, उसको करना है इनटू इक्वल टू। इनटू इक्वल टू से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.21, दिस इज 1.1 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इक्वल टू करते जाना है, जैसे आप इक्वल टू करोगे ये आएगा 1.331, दिस इज 1.1 रेज टू 3, एक पावर बढ़ेगा। फिर से एक बार इक्वल टू करो, देखो क्या वैल्यू आ रही है, 1.4641 ऐसा कुछ आ रहा है, दिस इज 1.1 रेज टू 4। बात समझ आई? तो पहली बार आपको इनटू इक्वल टू करना होता है स्क्वेयरिंग के लिए, उसके बाद इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करते जाओ जहां तक आपको जाना है। अब नेक्स्ट टाइम आप फिर से इक्वल टू करोगे तो आपको पावर 5 मिलेगा, फिर इक्वल टू करो पावर 6 मिलेगा, तो ऐसे इक्वल टू करते करते आप पावर 10 तक जा सकते हो। अब इसमें भी यही है, इक्वल टू करते जाते धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है, इतनी बार इक्वल टू प्रेस कर देते फिर आगे निकल जाते हैं। अब आगे निकल गए तो वापस आना मुश्किल है, तो यहाँ पे ना वो जो आपका कैलकुलेटर है ना, उसमें ना ऊपर एक स्टेप नंबर होता है, उसका यूज भी कर सकते हो। अब देखो एक बार पूरा 0 कर दो कैलसी, अब ले लो 1.1 इंटू इक्वल टू, स्क्रीन पे आ रहा है 1.21, 1.21 इज स्क्वायर। स्टेप नंबर क्या है ऊपर, स्टेप नंबर 3 है। एक बार इक्वल टू प्रेस करो तो ये आ रहा होगा 1.331, दिस इज क्यूब पावर 3। स्टेप नंबर क्या है ऊपर, 4, आपको दिख रहा है 1 का डिफरेंस है। अब ये आपको हेल्प करेगा अगर ज्यादा कैलकुलेशन करना है। हमें चाहिए था पावर 10, तो स्टेप नंबर ऊपर क्या होना चाहिए, 11। तो अब इक्वल टू करते जाओ जब तक स्टेप नंबर 11 नहीं आ जाए। बात समझ आई?
ठीक है। और स्टेप नंबर 11 पे रुक जाना, जो वैल्यू आई होगी वो वैल्यू ये वैल्यू होगी 1.1 रेज टू 10। ऐसे आप थोड़ा सा इजीली गिन सकते हो, एग्जाम में आपका आंसर गलत नहीं पड़ेगा। ये तो बार बार इक्वल टू करते करते फिर एक बार जब 10-11 पे पहुंच जाते हैं फिर डाउट होता है, बोले मैंने 9 बार प्रेस किया कि 10 बार किया, 11 बार तो नहीं कर दिया, 0 वापस ट्राई कर रहे हैं। अब एक ही चीज 5 बार गिनोगे टाइम वेस्ट होगा, पीछे को और सम रह जाएगा, तो आपकी थोड़ी सी स्पीड आनी चाहिए। तो ये कुछ ट्रिक्स यूज करके आप दिमाग लगा के उसको सही आंसर कम टाइम में गिन सकते हो। आया समझ में, क्लियर हो रहा है? तो अब हमारे पास क्योंकि फॉर्मूला है, कैलसी पे शॉर्ट ट्रिक है, तो हमें मैनुअल कैलकुलेशन जो अपन ने स्टार्टिंग में किया था, ये था मैनुअल कैलकुलेशन। फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। ये मैंने आपको इसलिए गिनवाया ताकि आपको ये पता चले कि फॉर्मूला क्या कर रहा है, बट हमें फॉर्मूला ही लगाना है जो इसी के बेसिस पे डिराइव किया गया है वैसे, ठीक है। तो अपना जो फॉर्मूला है वो ये है, इसमें आप वैल्यू प्लेस करोगे आपको डायरेक्टली ये अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ तक आए थे अपन, ये आपने गिना था 1.331, 1.331 इंटू 1 लाख, तो वैल्यू कितनी हो गई 1,33,100। तो ये आपका करेक्ट आंसर आया। अब बात ये है कि ये जो कैलकुलेशन आपने किया, मैं एक बार इसको यहाँ ठीक से लिख के कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल, 10% का आपका इंटरेस्ट रेट, ड्यूरेशन 3 ईयर्स, इससे फाइनल वैल्यू मिली 1,33,100। ये जो वैल्यू है, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज प्रिंसिपल, और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्या है ये 1,33,000 है क्या? सिर्फ प्रिंसिपल है, सिर्फ इंटरेस्ट है, या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है पता चलेगा, डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। आपने इसमें पैसे लगाए कितने थे? 1 लाख। तो जो डिफरेंस का अमाउंट ऊपर आपको दिख रहा है वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आ गया? तो ये जो है ना, दिस इज अमाउंट, ये टोटल अमाउंट है जिसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया वो अमाउंट का बनाया, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं। आप इससे जो भी फाइंड करोगे उसमें से अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पोर्शन चाहिए तो आपको उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट जो है इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे मिलेगा? ए माइनस बी, माइनस करके। बात समझ आई? तो अपना यहाँ पे इस सम में जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो कितना है? 33,100। ये टैली हो जाएगा, जो मैनुअल कैलकुलेशन नहीं किया था। पहले साल का ब्याज कितना था? 10,000 था। दूसरे साल का ब्याज कितना था? 11,000 था। तीसरे साल का आ रहा था 12,100। ये रहा टोटल 33,100। ऐसे गिनो, वैसे गिनो, घुमा के गिनो, हर जगह से टैली होता है। तो ऐसा नहीं ऐसे गिनोगे तो नंबर अलग आएगा, वैसे गिनोगे तो अलग आएगा, बट ऐसे ही करना होता है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे, आप कैसे भी गिनोगे ना आपका आंसर सेम ही आने वाला, चेंज नहीं होगा। मैनुअल कैलकुलेशन करोगे एक एक करके, फॉर्मूला लगाओगे, आंसर सेम आएगा। इससे ये टैली हो गया कि फॉर्मूला सही बनाया, कोई गलती नहीं है, और यही फॉर्मूला आगे हमें आगे टॉपिक्स में यूज में आने वाला है। डन, कंप्लीट हुआ ये। तो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है? तो फिर अगला सम आप ही गिनोगे, मैं आपको डेटा बना के दे देता हूँ। ये सारी चीजें आपके सामने है। चलो देखते हैं। 5 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है, जो रिटर्न आपको कमिट किया जा रहा है दैट इज 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो ड्यूरेशन है दैट इज 4 इयर्स। ये डेटा है। अब इस सिचुएशन में आपको बताना है कि फाइनल अमाउंट कितना आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का पोर्शन उसमें कितना है। अमाउंट भी गिनो और कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिनो, कैलकुलेट करके बताओ।
कुछ आंसर आया हो किसी का? क्या वैल्यू आ रही है बता दो, अमाउंट बता दो फाइनली। 7,86,760. पॉइंट में होगा तो चलेगा, राउंड ऑफ कर देना, पैसों में नहीं लिखेंगे, गवर्नमेंट ने बंद कर दिए पैसे ऑफिशियली, तो जरूरत नहीं है। इतना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, 1-2 रुपए आगे पीछे होगा चलेगा। सबका आया? अब कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे करना चाहिए था आपको। वैल्यू पुट करके मुझे वो फैक्टर बता देना। 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, इंटरेस्ट रेट 12% है, इसका मतलब आई होगा 0.12, कुछ ऐसा दिखेगा। ड्यूरेशन कितनी है? 4 साल की। अब सबसे पहले आपको ये फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हमने देखा 1.12 ले लो स्क्रीन पे, इंटू इक्वल टू करोगे तो स्क्वायर मिलेगा, फिर एक बार इक्वल टू करोगे तो क्यूब मिलेगा, और फिर एक बार इक्वल टू करोगे तो 4 पावर मिलेगा। स्टेप नंबर 5 पावर 4। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है फाइनली? 1.12 रेज टू 4। फैक्टर बता दो ना। बोलो बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, क्या वैल्यू आ रही है? 1.573545, ठीक है चलेगा। सबका आ रहा है ये वैल्यू? ठीक है, तो ये फैक्टर सही आया होगा तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज तो यही गलत गिन लिया तो आगे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये वैल्यू आपको मिलनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 7,86,000। 4 डेसिमल्स है, अब पीछे 4 है 5 है, कुछ राउंड ऑफ आपने किया, दैट इज ओके, इतना फर्क उससे पड़ेगा नहीं। जो सॉल्यूशन होता है पेपर चेकर के पास उसमें क्लियरली चीजें लिखी होती है, तो 1-2 रुपए से कोई आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। तो एमसीक्यू नहीं है कि एकदम रुपी टू रुपी एक्यूरेट होना चाहिए, बट ये किसी ने 4 समथिंग है 5 में राउंड ऑफ कर दिया, थोड़ा आंसर में फर्क पड़ता है, दैट इज ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका आ गया अमाउंट। अब इसमें प्रिंसिपल कितना और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना वो जानना है, तो सीधा 5 लाख रुपए माइनस कर दो। जो डिफरेंस है बाकी का 2,86,760, वो क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। कुछ आया समझ में? आता? क्लियर हुआ? अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका बेसिक यहाँ पे क्लियर हो गया। इसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे हम इंटरेस्ट साल में एक बार गिन रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ, इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड एन्युअली, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी ना, वही रखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, वो भी ठीक है। और ड्यूरेशन जो है 4 साल का नहीं रख रहा हूं मैं, ड्यूरेशन इसके बदले रख देते हैं एक बार के लिए 1 ईयर ओनली, सिर्फ 1 ईयर, एकदम बेसिक बता रहा हूँ। एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, ठीक है। कुछ नया पॉइंट लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट साल में 2 बार गिना जाएगा, 6-6 महीने करके। अभी तक ऐसा था साल का एक बार इंटरेस्ट गिनते थे। अगर एक बार गिनना होता तो बहुत इजी था, 5 लाख पे 12%, 60,000 इंटरेस्ट का अमाउंट, आंसर खत्म। लेकिन अगर यहाँ पे हर 6 महीने में आपको ब्याज मिलेगा, तो क्या टोटल इंटरेस्ट के अमाउंट पे कुछ फर्क पड़ेगा कि 60,000 ही रहेगा? ये क्वेश्चन है। विल इट मेक अ डिफरेंस इफ यू आर कैलकुलेटिंग सेमी एन्युअली? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो ये फिर क्या होगा ना, वो 6 महीने का जो ब्याज होगा ना, वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, और बाकी के 6 महीने में आपको उस पर ब्याज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वापस वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वाला फैक्टर आ जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट को आप सेमी एन्युअली कैलकुलेट करते हो, तो मैन्युअल कैलकुलेशन कैसे होगा? फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, इसमें कैलकुलेशन होगा 5 लाख रुपए पे 12% पर एनम का रेट, बट कैलकुलेशन इज डन फॉर हाफ ईयर ओनली। ऐसे ही होगा ना, कोई फॉर्मूला नहीं लगा, बेसिक गिन लो, हाफ ईयर 6 महीने। इसके हिसाब से आंसर कितना आएगा ये कैलकुलेट करके देखो आप। कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 30,000 है ना। 5 लाख पे 12% मतलब 60,000, उसका आधा मतलब 30,000, ये आ रहा होगा। अब पॉइंट ये है कि जब सेकेंड हाफ गिनोगे, तब कितने पे गिनोगे? 5 लाख पे गिनोगे या 5,30,000 पे गिनोगे? वहां इफेक्ट आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। 5,30,000 पे 12% पर एनम, बट फॉर हाफ ईयर ओनली, द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। अब ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। 31,800 आया ही। अब देखो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 30,000 प्लस 31,800, टोटल हो गया 61,800। समझ आए? और वैसे अगर एन्युअली गिनते तो कितना होता? 60,000। तो ये 1,800 आपको एक्स्ट्रा मिला ना, ये कंपाउंडिंग की वजह से मिला, जो साल में 2 बार कंपाउंडिंग की ना, उस वजह से मिला। अब अगर डायरेक्ट टैली करा तो ये 1,800 रुपये क्या है? ये जो 30,000 है ना एक्स्ट्रा,
ये 30,000 पे एक्स्ट्रा ब्याज है। ये जो 1800 एक्स्ट्रा मिला हो तो समझ आ ही रहा है आपको, वो 1800 कहाँ से आया पता है, वो इस पे है। ये 30,000 है ना, 30,000 पे हाफ ईयर का इंटरेस्ट 12% के हिसाब से आप गिन के देखोगे तो 1800 रुपीज आएगा। टैली कर लो, गिन लो, 30,000 पे 12% ले लो 6 महीने के लिए, कितना आ रहा है देख लो। ये जो 30,000 है ना, इसमें एक्स्ट्रा, इस 30,000 पे इंटरेस्ट गिनो, 30,000 पे 12%, पूरे साल का गिनोगे तो 3600 होगा, बट हम तो सेकेंड हाफ गिन रहे हैं तो 6 महीने का गिनेंगे तो कितना 1800 आ रहा है, वो 1800 आपको एक्स्ट्रा मिला। अगर यही कैलकुलेशन हमने एनुअल बेसिस पे किया होता तो आपको 5 लाख पे 12% पूरे साल का मिलता, तो सीधा सीधा आ जाता 60,000। बट यहाँ पे हमने जब सेमी एनुअली गिना तो साल के फर्स्ट हाफ में आपको इंटरेस्ट मिला 30, आपने ये इंटरेस्ट भी इसमें जोड़ दिया तो उस इंटरेस्ट पे भी तो आपको इंटरेस्ट मिला, वही 1800 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिला और टोटल काउंटिंग बन गया 61,800। ये बात समझ आई, ये मैन्युअल कैलकुलेशन है। अब बोले इसका भी कोई फॉर्मूला है क्या शॉर्टकट, ये तो 1 साल का था, देखो 1 साल में 2 बार गिनना पड़ा, पिछला सम यहाँ पे 4 इयर्स था, तो अगर आप वो चीज ऐसे गिनते ना तो आपको 8 बार गिनना पड़ता, 4 साल में 8 बार, तो ऐसे थोड़ी ना मैन्युअली गिनते रहेंगे अपन। तो इसका भी फॉर्मूला है। अब देखो फॉर्मूला वही रहेगा बेस जो कंपाउंड इंटरेस्ट का था, यही फॉर्मूला था। अब देखो इसी में मॉडिफिकेशन होगा। अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले वाले सम में यहाँ पे, तो ये जो 12% का रेट है इफेक्टिवली देखा जाए तो 6% हो गया, 12% फॉर 1 ईयर, तो 6 महीने के लिए कितना इफेक्टिवली 6%, ठीक है। और 1 साल के ड्यूरेशन में आपने इंटरेस्ट कितनी बार गिना, डबल, 2 टाइम्स। बात समझ आ रही है, फॉर्मूला में भी आपको वही चेंज करना है तो उसे याद हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट को हम कर देंगे आधा और ड्यूरेशन को कर देंगे डबल। अब ये क्यों किया, बात समझिए, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन किया 12% पर एनम और आप गिन रहे हो 6 महीने के लिए, तो 12% ब्याज पूरे साल का, तो आधे साल का कितना 6%, तो ये आधा हो गया, देखो रेट को आधा कर दिया। और 1 साल में आपने कितनी बार इंटरेस्ट गिना, 2 बार। यही 4 साल का इन्वेस्टमेंट होता, कितनी बार इंटरेस्ट गिनते हैं, 8 बार। तो देखो जो एन है नंबर ऑफ ईयर्स वो कितना हो गया, डबल। अब अगर आप फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन करोगे तो आपका वही आंसर इस फॉर्मूला से डायरेक्टली आ जाएगा। पुट करके देख लेते हैं, पहली तो साथ साथ में करवाई रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख, ये हो जाएगा हाफ, ड्यूरेशन अपन ने 1 ईयर माना था वो हो जाएगा डबल। ये कैलकुलेशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये जो है दिस विल बी 6%, 12% है, 12/100 डिवाइड बाई 2, 6/100, दिस इज 6%, और ये पावर में आ जाएगा 2। आप कैलकुलेट करके देख लो, आपका आंसर आएगा, मैं बिना कैलकुलेट किए बता देता हूँ, चेक कर लो आ रहा है। टैली को कैसे आया पता चला, वही 61,800। ये चैप्टर में फाइनेंस में मजा ही हुई है, हर जगह से आंसर टैली होता है। जब टैली होने लगता है ना आपको मजा आने लगता है कि यार पता चल रहा है कहाँ से क्या हो रहा है। तो कुछ भी रटने वाला काम नहीं है, मैं वो अप्रोच से पढ़ा ही नहीं रहा आपको कि याद करना पड़े। जनरली लोग ये जब पढ़ाते हैं ना, फॉर्मूला लिखवाते हैं, 4 सम कराते हैं, याद हो जाता है, बट क्या कर रहे हो वो नहीं पता होता है। और फॉर्मूला का चक्कर ये है कि एग्जाम में उस दिन नहीं याद आया तो खेल खत्म, क्योंकि आप तो याद करके गए थे ना, समझ के तो गए नहीं थे। तो मैं ट्राई करता हूँ फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक समझा दूँ, आधे फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाते हैं, वो इतना प्रेशर नहीं रहता है। ये बात समझ आ गई, क्लियर, आंसर टैली हो रहा है। तो इसके अंदर आपका 5 लाख रुपए प्रिंसिपल है, 61,800 आपका इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि आपने ब्याज 1 साल में 2 बार गिना। कोई कंफ्यूजन, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सिंपल, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लिख देता हूं यहाँ, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है, नहीं पता चला तो बोलो, पता चल रहा है। थोड़ा डेटा दे दूं आपको, एक सम ट्राई करके दे दूं, फॉर्मूला आपके सामने ही है, नया क्वेश्चन बना देता हूं। प्रिंसिपल अमाउंट है 3 लाख रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम और ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। ये क्वेश्चन है, और सॉल्व करो, फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है मुझे बता दो।
बोलो। 378 378 743.0. ठीक है, तो 743 रखते हैं, चलेगा। आ रहा है ये आंसर बाकी सबका? इसके आसपास कुछ नहीं आ रहा? आना चाहिए, फॉर्मूला तो आपके सामने ही है, क्या हो गया? कहाँ गलती कर रहे हो देख लो। प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट कितना था 12%, हाफ ईयरली गिन रहे हो तो आधा हो जाएगा, 12 के बदले 6, तो ये हो जाएगा 1.06। ड्यूरेशन 2 साल था ना, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा। अल्टीमेटली दिस इज 3 लाख इंटू 1.06 रेज टू 4। इससे आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कैलकुलेशन नहीं बनी आपकी तो फिर सम्स कैसे सॉल्व करोगे। तो ये है इसका हाफ ईयरली वाला कैलकुलेशन कि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बेसिस पे कैसे होता है। क्लियर ये पॉइंट? अब ये सेम चीज जो है ना, उसमें एक और पॉइंट है, क्वार्टरली। डेटा सेम है, वही 3 लाख रुपए, वही 12% का इंटरेस्ट रेट, सब कुछ सेम, कोई फर्क नहीं। ड्यूरेशन भी यही रख लो 2 साल, लेकिन बोला है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। इंटरेस्ट 1 साल में 4 बार गिना जाएगा, क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ्स। तो 2 साल में कितनी बार गिना जाएगा? 8 बार। 1 साल में 4 बार है। तो अब फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा वो समझना है। फॉर्मूला का बेस वही रहेगा। अब शायद आपको बात समझ आ भी गई हो। साल के कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 4, ठीक है। और 1 साल में इंटरेस्ट भी तो 4 टाइम्स गिना जाएगा। तो सिमिलर फॉर्मूला हाफ ईयरली में आपने डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किया था। क्यों? क्योंकि साल के 2 टुकड़े हो रहे थे, 6-6 महीने। क्वार्टरली कैलकुलेशन का मतलब है इंटरेस्ट विल बी काउंटेड एवरी 3 मंथ्स, मतलब 4 टाइम्स अ ईयर। तो अगर 12% पर एनम का ब्याज है रेट, तो 3 महीने का 3% होगा, 4 हिस्सों में बटेगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 4 और ड्यूरेशन में मल्टीप्लाई बाई 4, 2 साल में आप 8 बार गिनोगे। तो अप्रोच वही रहने वाला है, सिर्फ ये फैक्टर बदल जाएगा। अब ये सेम सम, यही वाला आप क्वार्टरली बेसिस पे गिन के देखो, मुझे अमाउंट बताओ। इसमें आपका आ रहा था 378743। इसमें देख लो कितना आ रहा है। तरीका तो वही है, एक ही चीज बार बार गिन रहे हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। बोलो, कुछ वैल्यू आई? 380031।
बाकी सब बोलो इधर। कुछ डाउट है, नहीं आ रहा है तो बताओ। हाँ यस, क्या हुआ? कुछ नहीं आ रहा तो बोलो, करवाना है। साक्षात क्या हुआ? टैली हुआ। कैलसी पे कैसे गिनना है समझ आ रहा है? ठीक है, तो वैल्यू आपने पुट की होगी 3 लाख रुपए। देखो इंटरेस्ट रेट 12% है ना एन्युअली, तो यहाँ 12/4 किया होगा तो 3 हो गया होगा, फिर 3/100 किया होगा तो आ गया होगा 0.03। ड्यूरेशन 2 इयर्स है, तो ऊपर पावर में कितना आ गया होगा 8, 2 into 4। समझ आ रहा है? तो ये आपका फैक्टर पहले तो सही आना चाहिए। ये आया था सबका 1.03 रेज टू 8। फिर उससे जो फैक्टर आएगा उसमें आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलना चाहिए। तो कुछ क्वेरी है कैलसी पे गिनने में, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रहा है तो बताओ। क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। समझ आ गया यहाँ तक? तो ये सारी चीजें हैं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में एनुअल बेसिस पे कैसे गिनेंगे, सेमी एनुअल बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पे। तो 3 फॉर्मूला हो गए, लेकिन तीनों फॉर्मूला का बेस सेम है। ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको आप डिवाइड कर सकते हो। एनुअल बेसिस पे जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा बेसिक फॉर्मूला कुछ ऐसा है, समझ आया? यही अगर आप हाफ ईयरली या सेमी एनुअली गिन रहे हो तो फॉर्मूला वही रहने वाला है, लेकिन रेट आधा हो जाएगा, कंपाउंडिंग डबल हो जाएगा। और ये जब आप क्वार्टरली गिनोगे तो रेट 4 टाइम्स डिवाइड होगा और ड्यूरेशन 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये 3 फॉर्मूला हो गए आपके सामने। अब जैसा क्वेश्चन में बोला क्लियरली देंगे, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स और क्वार्टरली। कुछ नहीं बोला है तो अपने एनुअल ही मानेंगे, बट स्पेसिफाई किया हो तो फॉर्मूला में ये मॉडिफिकेशन, और बड़ा माइनर सा और लॉजिकल सा मॉडिफिकेशन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं। और ये वाला फैक्टर पूरा गिनने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए, तो यहां तक आते आते सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका, हमने इसको समराइज कर लिया। आगे के टॉपिक पे बढ़ सकते हैं। कुछ जो आगे के पॉइंट्स जैसे एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, उसका मीनिंग समझ लेते हैं। बाकी कैलकुलेशन फिर कल बताऊंगा, आज नहीं करेंगे वो। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू वर्सेस प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये 2 चीजें। अभी जितना मैंने आपको समझाया है उसी में से मैं मीनिंग रिलेट करा देता हूँ। कुछ भी नया नहीं है, चीजों को अननेसेसरी गोल गोल घुमाते हैं। आप जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। कोई भी पिछला एग्जांपल ले लो जो हमने देखा लास्ट में, जो अभी किया ना 3 लाख रुपीज वाला, तो आपने आज 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इन फ्यूचर उसकी वैल्यू बन गई कुछ 3,80,000 रुपए। रफली ले लेता हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट की जरूरत नहीं है। ड्यूरेशन 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, जो भी है वो हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपके सामने, ये वैल्यूज को हम यूज कर लेते हैं। व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू एंड व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? आज के पैसों की वैल्यू इन फ्यूचर अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट कितनी बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। तो आपका ये जो डेटा है, इसमें ये जो अमाउंट है ना, इन सिंपल टर्म्स दिस इज फ्यूचर वैल्यू। और ये जो 3 लाख रुपए है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। जितना सिंपल रख सको उतना अच्छा है, बस इतना ही मीनिंग है। आज के पैसों की वैल्यू इन फ्यूचर ब्याज के साथ कितनी होगी, दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू। अब सवाल पूछने का तरीका बदलता है, नंबर्स यही रहते हैं। मैं आपको एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आज मैंने 3 लाख रुपए बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिए, बैंक वाला मुझे बोल रहा है कि सर हमारी स्कीम में आपको 12% का ब्याज मिलेगा और 2 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। मैं बोला ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो मेरे आज के 3 लाख रुपए इन फ्यूचर कितने बन जाएंगे? तो योर आंसर विल बी 3,80,000। खत्म। सवाल पूछने का तरीका उल्टा। मुझे 2 साल के बाद 3,80,000 रुपए की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ आज ही कुछ XYZ अमाउंट जाके बैंक में रख दो स्कीम में, कि 2 साल के बाद वो अमाउंट एग्जैक्टली 3,80,000 बन जाए। बैंक बोल रहा है कि हम इंटरेस्ट देंगे 12% पर एनम। अब मैं कितना पैसा आज डिपॉजिट करूं कि 2 साल के बाद वो 3,80,000 बन जाए? तो माय आंसर विल बी 3 लाख रुपीज। तो वो आज की वैल्यू है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो बस इतना ही फर्क है 2 चीजों में कि व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू एंड व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू। आज के पैसों की वैल्यू आज कितनी होगी, वो प्रेजेंट वैल्यू। आज के 3 लाख रुपए की वैल्यू आज कितनी होगी? 3 लाख रुपए। कुछ नया तो होगा नहीं, लेकिन यही 3 लाख रुपए 2 साल के बाद 12% ब्याज के साथ कितने बन जाएंगे? 3,80,000। तो वो हो जाएगी उसकी फ्यूचर वैल्यू।
बात समझ आ रही? अब इसके ऊपर आगे भी हम जब कल बाकी टॉपिक्स में बात करेंगे तो ये चीजें आपको और क्लियर होती जाएंगी। कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक? तो बस आज यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। एन्यूटी वाला टर्म जो है वो कल ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर उसी में ये चीजें हम मिक्स करने वाले हैं। और फ्यूचर वैल्यू, एन्यूटी, प्रेजेंट वैल्यू सब एक साथ कंबाइन होकर आएगा, तो एक एक करके उन चीजों को समझते जाएंगे। यहाँ तक जो किया उसमें आपको आज के लेक्चर में कुछ भी पूछना हो, कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया, क्लियर है पूरा? समझ आ गया? ठीक है, बस तो आज यहाँ पे एंड करते हैं, इतना काफी है।